नमस्कार मित्रों। जब भी कभी हम साहित्य में विभाजन से जुड़ी हुई कृतियों को देखते हैं और उन कृतियों में वर्णित और इंगित पीड़ा को जब हम महसूस करते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एक प्रश्न जो है कुनमुनाता है जहन में कि आखिर ये जो इतनी संवेदना के धरातल पर, उस धरातल को पार करते हुए जिस शख्स ने एक विभाजन की रेखा खींची होगी, उसकी मानसिकता क्या होगी, कैसे वो कर पाया होगा। हम बहुत सारे प्रश्न जो है वो मन में आते हैं जब कभी हम मंटो को पढ़ते हैं या जब कभी हम उसके खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान उसको देखते हैं, और जब कभी भी हम कृष्णा सोबती का, उनकी कृतियाँ बहुत सारी हैं जो इसी पर आधारित हैं, और जब हम उसको कुछ अन्य जो लेखक ऐसे हैं जिन्होंने विशुद्ध रूप से कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान ले लीजिए और असगर वजाहत का आप देख लें, जब भी इन कृतियों में से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि संवेदना के धरातल पर तो ये उस व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होगा जिस व्यक्ति ने पहली बार ये रेखा खींची थी। रेखा कैसे खींच पाया, इस बात का एहसास जो है वो इतना तीव्रता से हमें कचोटता है कि हम लोग कुछ समझ नहीं पाते कि हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं और वो व्यक्ति कैसे इन लम्हों को जी पाया। इस बात का अनुमान लेकर इसके बारे में जो भी प्राप्त सूचनाएं हैं वो आपसे बांटने के लिए आज मैं प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, मैं स्वयं भी अचंभित हूं कि हमारी ज़िंदगी, हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप की ज़िंदगी कितनी विसंगतियों से गुजरी है। मित्रों, एक शख्स था जिसको विभाजन की रेखा खींचने का दायित्व दिया गया था। उसका नाम था रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ की जो बात है, सबसे पहले जो आश्चर्यजनक बात ये होती है कि उसको जब यहाँ से बंटवारा करके वो पाकिस्तान लौटा ना, अपने स्वदेश लौटा, तो उस समय लंदन में मीडिया वालों ने उससे 2-3 सवाल किए। उन 2-3 सवालों का जो जवाब उसने दिया, आप उस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि वह शख्स किस तरह की विभीषिका से स्वयं गुजरा। उससे पहला सवाल ये था कि आपने इतना बड़ा इतिहास जो रचा है, उस इतिहास की जो परिणति है, उसका दूसरा पहलू, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट, उसके बाद के प्रभावों को देखने के लिए क्या कभी आप भारत जाएंगे? तो उसने कहा, मैं जीते जी तो क्या, मैं मरने के बाद भी ये कामना करूँगा, वसीयत में भी, कि मेरे शव को भी वहाँ कहीं ना ले जाया जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे साथ, मेरे जिस्म के साथ क्या क्या बर्ताव होगा। और अगर मैं जीते जी वहाँ चला गया तो वो लोग मुझे या तो छुरों से मार देंगे या गोलियों से भून डालेंगे, मैं कभी भी सुरक्षित स्वदेश नहीं लौट पाऊंगा। और उससे फिर ये प्रश्न दूसरा पूछा गया, बीबीसी के संवाददाता ने पूछा कि यदि क्वीन, महारानी आपको आदेश दे तो महारानी का आदेश तो कोई भी नहीं टाल सकता, आप जाएंगे? तो उसका उत्तर था कि मैं महारानी से भी आग्रह करूंगा कि मुझे तोप के सामने बांध कर उड़ा दिया जाए, लेकिन मुझे वहाँ ना भेजा जाए। आप अंदाज़ा लगाइए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का, जिसने एक नया इतिहास जो है उसकी गवाही दी और उस इतिहास को रच डाला, और बड़ी निर्ममता के साथ उसको रचना पड़ा, ये जानते हुए भी कि ये निर्णय जो है इसे कभी भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में नहीं लिखा जाएगा, कोई भी देश दोनों में से लिख नहीं पाएगा। उसने स्वयं ये बात की थी। जब बहस बहुत ज़्यादा हुई, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको पूछा कि तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे वाली रिपोर्ट अगर लागू हो जाए तो क्या होगा, इसमें ये परिवर्तन कर दो या ये थोड़े से परिवर्तन होने चाहिए, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। तो उसका एक ही उत्तर था कि आप कुछ भी करें, ये जो विभाजन करने आप जा रहे हैं ये निश्चित रूप से खून खराबे का एक कारण बनेगा, एक आधार बनेगा, और कितने लोग मरेंगे इस बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसमें हज़ारों भी हो सकते हैं, इसमें लाखों तक संख्या जा सकती है। और माउंटबेटन को बीच में रोकना पड़ा था कि बस इससे आगे ना बढ़ो। इतनी विभीषिका को इस देश का प्रथम पुरुष होने के नाते, शासक होने के नाते, वायसराय होने के नाते, मैं ऐसे अनुमानों में भटकना नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि ये जो तुम कह रहे हो इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन तुम्हारी जो भाव प्रवणता है ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती।
रॉक उससे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही लंदन की रेड क्लिफ से जो पूछा गया कि अगर ये बताइए कि आपने कभी उस क्षेत्र को देखा, तो कहता है आप भारत की बात करते हैं, मैं तो पूरे दक्षिणी एशिया में किसी भी देश में नहीं गया। पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे दक्षिणी एशिया में मैंने किसी भी देश की यात्रा नहीं की, किसी भी देश को मैं नहीं जानता। उससे पूछा गया कि आपको भारतीय संस्कृति के बारे में अध्ययन तो होगा, कहता सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि वहाँ ये महाराज हुए थे, ये सम्राट हुए थे, ये संवत किसके नाम पे है, न्यू ईयर किसके नाम पे है, तो मैं ये भी जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैं उस देश को, उस उपमहाद्वीप को कतई नहीं जानता कि वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा, वहाँ का पहनावा, वहाँ लोगों का सामाजिक बर्ताव, सामाजिक संस्कार किस तरह के हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं है। फिर उससे पूछा गया तो आपका चयन क्यों हुआ? तो उसका एक ही उत्तर था कि सिर्फ इतना है कि मेरे देश में एक बात को लेकर एक मेरी धाक रही है, मेरा एक छवि मेरी बनी रही है कि मैं संपत्ति के बंटवारे में बड़ा पूर्वाग्रह से मुक्त होकर करता हूँ, और संपत्ति के बंटवारे में किसी भी पक्ष को अन्याय का मौका नहीं देता, अन्याय नहीं करता, शिकायत का मौका किसी को नहीं देता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने एक पक्ष की हिमायत की और दूसरे का विरोध किया, ये कभी आरोप मेरे पर नहीं लगा। और मैं सिर्फ, मेरी छवि इतनी है कि संपत्ति के बंटवारे में मैं निष्पक्ष रहता हूँ, यही मेरी छवि है। तो ये पूछा गया कि तुम सिर्फ इस छवि को लेकर वहाँ गए, तुमने सोचा नहीं कि क्या होगा? वो कहता मैं जानता था, लेकिन मुझे आदेश यही था कि तुम्हें 5 सप्ताह का समय मिलेगा और 5 सप्ताह के भीतर तुमने इस भारतीय महाद्वीप का नक्शा बदलना है, और इस 5 सप्ताह के भीतर मुझे उस देश का मानचित्र बदलना था, जिस देश की संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, पानी के संसाधन, जल की जो स्थिति है, वहाँ खेतों की जो स्थिति है, जो उद्योगों की स्थिति है, जो लोगों का जो जीने की जो शैली है, जीवन शैली, मैं किसी बात के बारे में नहीं जानता। मैं ना वहाँ भाषा का जानता हूँ। तो मैंने सिर्फ 2 सिद्धांत अपनाए, एक तो कॉन्टीन्यूटी, निरंतरता जो है वो बनी रहनी चाहिए, और दूसरा जनसंख्या का जो आधार है वो देखा जाएगा कि ये बहुसंख्यक जाति के लोग जिस क्षेत्र में हैं वो फलां देश को जाएगा, और जिसमें अल्पसंख्यक है वो इस देश को जाएगा। सिर्फ ये 2 ही शर्तें थी, कॉन्टीन्यूटी और संख्या बल, जनसंख्या का धार्मिक रूप से मजहबी आधार पर जो विभाजन था, जो 2 भागों में बांटने वाली बात थी, उसमें बहुमत एक तरफ और अल्पमत एक तरफ, ये मेरा निर्णय था, 2 बातों पर आधारित। और मैंने सिर्फ उन्हीं 2 बातों को लेकर अंत में एक लकीर खींच दी। और उस लकीर के वक्त भी जब मैंने 14 अगस्त को, उसका स्वयं ये कहना कि जब मैंने 14 अगस्त को मैंने वो रिपोर्ट सौंपनी थी, और सौंपने से पहले जब मैंने उस पर एक बार फिर नज़र डाली तो मुझे लगा ये तो अधूरी है। इसमें कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं, मसलन उसने उदाहरण दिया कि पंजाब का एक ज़िला है गुरदासपुर, वो मैं पाकिस्तान को दे रहा हूँ। अगर वो पाकिस्तान को दे दूँ तो कश्मीर तक शेष भारत का कोई संपर्क सूत्र रह ही नहीं जाता, इसलिए मुझे दोबारा फिर विचार करना पड़ेगा। और 14 अगस्त को मुझे विवश होकर कुछ ऐसे ही अन्य संवेदनशील मामलों में, उसमें ज़िला फ़िरोज़पुर सीमावर्ती ज़िला जो भारत में है, इसके बारे में भी, ज़िला गुरदासपुर के बारे में और कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में मुझे महत्वपूर्ण निर्णय अंतिम लम्हे लेने पड़े, इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मूल सिद्धांत है कॉन्टीन्यूटी का, निरंतरता का, वो सिद्धांत ही टूट जाए। और इस तरह से मित्रों, ये रिपोर्ट 14 को जब इसका अंतिम प्रारूप उसने तैयार किया, उसको लगा कि ये अधबनी है, ये ठीक नहीं है। 15 को वह कुछ नहीं कर पाया। 16 को अंततः उसने संशोधनों के साथ रिपोर्ट टाइप की, और 17 तारीख को उसने ये रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंपी। इसका मतलब साफ जाहिर है कि जब पाकिस्तान का नया शासक कायदे आज़म अपने देश के लोगों से मुखातिब था, तो उसे बिल्कुल पता नहीं था कि मैं जिन लोगों से मुखातिब हूँ वो लोग कौन हैं। मैं जिस देश के लोगों से मुखातिब हूँ, उस देश की हदें जो हैं वो कहाँ तक हैं, मुझे इस बात का, उसे इस बात का इल्म नहीं था।
और यही बात थी कि अर्धरात्रि के समय जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री संसद के केंद्रीय कक्ष में जब अपना ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे, तो उनको भी इस बात का पता नहीं था कि मैं जिस देश से, जिस नए देश से, जिस अपने नए देश से संबोधित हूँ, उसकी सीमाएं कहाँ तक जाती हैं। तो ये मित्रों एक विसंगतियों से भरी हुई एक कथा है जिसका कोई और छोर नहीं समझ में आता। और इसी संदर्भ में मैं आपको एक कविता का जिक्र इसलिए करना चाहूँगा कि ये कविता, क्योंकि हम लोग बेसिकली मूल रूप से साहित्य पर केंद्रित रहते हैं, और ये कविता वहाँ के एक अंग्रेज़ी कवि ने लिखी थी, W.H. ऑर्डन ने, और वो विभाजन के ऊपर थी। और उसने विशेष रूप से उस कविता में रेडक्लिफ को ही मुख्य पात्र बनाया था। अनबायस्ड एट लीस्ट ही वॉज व्हेन ही अराइव्ड ऑन हिज मिशन। कि वो अनबायस्ड ज़रूर था, इसके अलावा बाकी और कुछ भी नहीं था। हैविंग नेवर सेट आइज ऑन दिस लैंड ही वॉज कॉल्ड टू पार्टीशन। जिस देश का विभाजन करने के लिए उसको बुलाया गया था, उस देश के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। और ऑर्डन की कविता उस शख्स की मानसिकता को अभिव्यक्त करती है, प्रकट करती है। और मित्रों, आप हैरान होंगे कि इस शख्स के, रेडक्लिफ के अंतिम दिन कितने दारुण थे। और इतने दारुण उसके अंतिम दिन थे कि वह रात को, कहा यह जाता है, वहाँ के बहुत सारे जो पत्रकार थे उनकी यह गवाही है, इस बात को लेकर फीचर भी छपे, कि अंतिम दिनों में वह शख्स रात रात भर जागता, और जब उसको 2 पल की भी नींद आती, नींद में वो एकदम से चीखने लगता, और उसको लगता कि उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। और पश्चाताप की जिस अग्नि में उस इतिहास पुरुष ने अपने जीवन की अंतिम सांसें लीं, उतना पश्चाताप इस देश में किसी भी विसंगतियों से भरे राजपुरुषों को कभी नहीं हुआ, जितना कि वो निर्णय लेने वाले व्यक्ति ने अपने अंतिम लम्हों में भोगा। तो ये एक नियति, एक ऐसी कथा, इसका जिक्र इसलिए ज़रूरी था कि ये कथा कालांतर में लगभग 105 से भी ज़्यादा लेखकों की कलम से बयान हुई। उसमें पंजाबी के 37 लेखक शामिल हैं, हिंदी और अंग्रेज़ी के बहुत ज़्यादा हैं, अंग्रेज़ी के सबसे ज़्यादा हैं। और कुल मिलाकर इस पे जो सैकड़ों कृतियाँ साहित्य के क्षेत्र में आईं, उनके माध्यम से जब हम उस दर्द को, उस पीड़ा को जब देखते हैं, महसूस करते हैं, पढ़ते हैं, और या फिर सेलुलाइट पर देखते हैं, तो मित्रों उस वक्त हमें ध्यान आता है कि इसका केंद्र बिंदु क्या था, और ये सारे के सारे कथानक किस व्यक्ति के अंतिम निर्णय पर केंद्रित थे। धन्यवाद।